बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद। इस उम्मीद के साथ कि आप खैरियत से हैं। एक्सप्रेसो के नए एपिसोड के साथ मैं हूं इमरान हसन और मैं हूं अर्मिला हसन। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, दिन का आगाज अच्छे और भरपूर तरीके से करने के लिए तैयार होंगे। और आपको चाय मिल गई होगी, हमें मिल गई आज चाय मिल गई होगी। चाय का तबादला हो चुका होगा, पाकिस्तानी कौमी मशरूब चाय। कुछ लोग अब चाय से हट के कॉफ़ी की तरफ आ रहे हैं, लेकिन एक बात आपको बताएं, बहुत सारे लोग निहार मुंह कॉफ़ी पीते हैं। सुबह सुबह उठ के वो कहते हैं ये कप कॉफ़ी का और बेड भी मिल जाए, और ये बड़ा नुकसानदेह होता है। अच्छा, वैसे बहुत सारे लोगों की वैसे बहुत सारे लोगों की प्रैक्टिस होती है कि सुबह सुबह उनको बेड टी या बेड कॉफ़ी चाहिए होती है, और वो ब्लैक कॉफ़ी अच्छी होती है। लेकिन उसके कहते हैं कि कुछ आपको ड्राई फ्रूट्स टाइप पहले खा लेना चाहिए ताकि उसके बाद आप कॉफ़ी का इस्तेमाल करें तो बेहतर है। चलिए जी, कॉफ़ी की बात तो करें, लेकिन उसके साथ साथ अब ज़रा लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात कर लेते हैं। क्योंकि आपको पता है स्मॉग बहुत ज़्यादा है, और ऐसे में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है 255 है जी लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स, और ये काफ़ी ज़्यादा है। इस हवाले से हम आपको चूँकि ऑन एंड ऑफ बताते भी आ रहे हैं कि आपने एहतियात करनी है, क्योंकि हवा में जो स्मॉग है पॉल्यूशन है बहुत ज़्यादा है। लाहौर का शुमार उन सिटीज़ में होता है दुनिया में जिनकी फिज़ा में जो आलूदगी है वो बहुत ज़्यादा आलूदा तरीन शहर है लाहौर। तो इस हवाले से लाहौरी ख़ास तौर पे एहतियात करें, और अगर अल्लाह करे कोई अच्छी बारिश हो, जैसे जो खुश्क सर्दी जिसे आप कहते हैं, या ये ड्राइनेस जो एटमॉस्फेयर के अंदर होती है खत्म हो, और एक प्रॉपर सर्दी आ जाए। मैं कभी कभी लाहौर में रहते हुए सोचता हूँ पता नहीं आसमान का रंग कैसा होता होगा। तो कभी देखा नहीं, असली रंग नहीं देखा हमने कभी, तो आई होप कि नीला ही होता होगा। नीला आसमान में से मैं आपको बताऊं नहीं होता। खैर, आसमान का रंग कल थोड़ा सफेद, खून सफेद हो गया के भी कह सकते हैं। फीफा वर्ल्ड कप जारी है भाई, टीमें बिल्कुल रहम नहीं कर रही दूसरी टीम्स के ऊपर। दे आर नॉट रिस्पेक्टिंग अदर टीम कि ये टीम साबका चैंपियन है, इसको नहीं हराना। जापान ने जर्मनी को, सब कहते हैं पड़ोसी भी हैं एक स्टेटमेंट के मुताबिक, जापान और जर्मनी है नहीं। खैर, जापान ने जर्मनी को जनाब कल हरा दिया 2-1 की अपसेट। पता नहीं इसको कहा जाए या ना कहा जाए, आई मीन एवरी टीम इज हियर टू प्ले, एवरी मैच इज अपसेट नाउ। लेकिन यह है कि टीम की स्ट्रेंथ पे बात होती है, और जर्मनी की टीम इज वन ऑफ द फेवरेट्स। पहले अर्जेंटीना सऊदी से हारी, और फिर जापान से जर्मनी हारी, आज घाना का ब्राजील से भी मैच है, अल्लाह खैर ही करे। तो हम डर रहे हैं कि भाई बड़े बड़े मैचेस में क्या हो रहा है, लेकिन बहुत जबरदस्त खेल कल जापान ने पेश किया। एक टीम स्पिरिट नजर आई हमें, और बिल आखिर जापान ने चैंपियन, वर्ल्ड चैंपियन जर्मनी को 2-1 से इस मैच में हरा दिया। और अब कम से कम एक ऐसी राह सेट हो रही है इस टूर्नामेंट के अंदर कि कोई भी टीम कुछ भी कर सकती है। इसका फायदा क्या होगा? जो बड़ी टीमें हैं वो छोटी टीमों को हल्का नहीं लेंगी, और हमें अच्छी फुटबॉल, मजीद अच्छी फुटबॉल देखने को। वैसे फुटबॉल तो वैसे ही आपको अच्छी देखने को मिलती है, लेकिन जिस तरह के मैचेस एक्साइटिंग और थ्रिलिंग किस्म के हो रहे हैं डेफिनेटली, और फिर जब कतर की मेजबानी में हो रहे हैं ये और हाईलाइटेड वर्ल्ड कप आप जिसे कहें ना फीफा, तो ये गलत नहीं होगा जी। अच्छा, कुछ इंटरेस्टिंग जापान के हवाले से भी आपको बताएं, यहाँ पे जब भी शायकीन आते हैं तो उसके बाद जब वो मैच खत्म होता है तो आप ये फुटेज में देख सकते हैं कि वो स्टेडियम की सफाई करते हैं। मतलब दिस इज द बेस्ट थिंग यू कैन सी राइट नाउ कि अगर आप आ रहे हैं। ऐसे भी किया जा सकता है कि हम, आपको पता है कि जापान दुनिया की बेहतरीन कौमों में क्यों है, दुनिया के 10 अमन पसंद ममालिक के अंदर या पुरअमन ममालिक के अंदर क्यों है? दिस इज द रीजन। लोगों को ये सेंस है कि हम जहाँ कहीं जा रहे हैं वहाँ हमने सफाई का ख्याल करना है। अनफॉर्चुनेटली हम अपने जो प्रैक्टिस देखते हैं उससे टोटली ऑपोजिट है। यहाँ तो आप स्टेडियम का रुख करें तो आपको परेशानी होती है क्या हुआ है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे आप जो मनाजिर देख रहे हैं, वर्ल्ड कप का मैच जब खत्म हुआ तो उसके बाद जो जापानी शायकीन थे उन्होंने सफाई शुरू की स्टेडियम की, और आप ये देख सकते हैं कि ब्रिलियंट, हैट्स ऑफ। काश सब ऐसे हो जाए तो पूरी दुनिया साफ हो जाए, गंद मुक जाए दुनिया से। और दूसरी जानिब आप ये जो इतना बड़ा स्टेडियम, और एक दिन में 4 मैचेस बड़े बड़े स्टेडियम्स में देख रहे हैं, भाई कमाल कर दिया। कतर ने बहुत जबरदस्त तरीके से इस टूर्नामेंट की मेजबानी की है। इतना हैपनिंग फीफा वर्ल्ड कप हमने फ्रांस में भी नहीं देखा था जिस तरीके से कतर ने इसको कंडक्ट किया है। द काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर इट इज, पूरी दुनिया इस वक्त एक फुटबॉल फीवर में है। लेकिन दुनिया है कि अपने बुक्स के अंदर, क्योंकि कतर एक इस्लामी मुल्क है, क्योंकि कतर एक छोटा मुल्क है, हजम नहीं हो रहा है दुनिया से कि इतना अच्छा कैसे कर पा रहा है कतर। तनकीद करती है जिसका जवाब फीफा ने तो दिया, लेकिन कल हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी इज़हार यकजहती किया कतर की लीडरशिप के साथ, और उन्होंने बाकायदा तौर पर कहा कि हम अप्रिशिएट करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ 220 मिलियन पाकिस्तानीज, और मैं खुद भी कि कतर ने इतना अच्छा टूर्नामेंट भरपूर अंदाज में, भरपूर तरीके, जितनी जो कह लेना मैनेजमेंट के साथ इसको कंडक्ट किया जा रहा है, हैट्स ऑफ टू कतर। और इन मैचेस के हवाले से हम आपको ऑन एंड ऑफ बताते रहेंगे, क्योंकि ये बड़े इंटरेस्टिंग मैचेस जारी हैं। और फीफा वर्ल्ड कप में तो एक जुमला कह दूं, जो मर्जी करें, फुटबॉल तो हमारा ही है ना, फुटबॉल तो हमने बनाया ना। अच्छा, बड़ी खबर में बात करते हैं। कल बड़ी तकरीर के हवाले से अहम डेवलपमेंट हुई।
अच्छा जी, बड़ी खबर, बड़ी तकर्री, मुसलसल इस पे बातें हो रही हैं। कल का दिन इसलिए बहुत अहम था चूंकि कल मौजूदा आर्मी चीफ जो कि कुछ दिन के बाद साबका हो जाएंगे, उनका अलविदाई खिताब था। ये अलविदाई खिताब यूजुअली ये फिनोमिनन आर्मी चीफ के कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल नहीं होता। कल यौम शौदा की तकरीब थी GHQ रावलपिंडी के अंदर, जिसमें जनरल कमर जावेद बाजवा, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उन्होंने खिताब किया। पहले तो जो शौदा है उनको खिराज तहसीन पेश किया गया और हम भी इस मौके की मुनासबत से ज़रूर तमाम शौदा को, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी शोबे किसी भी महकमे से है, उन्हें खिराज तहसीन पेश करते हैं, उनके ख़ानदान के साथ इज़हार यकजहती करते हैं। आर्मी चीफ ने शौदा के खिराज तहसीन के बाद मुख्तलिफ अहम उमूर पर बात की, जिसमें उन्होंने मौजूदा सियासी सूरत हाल पर भी बात की। उनकी जो 6 साल मुद्दत मुलाजमत है उसका आखिरी हफ्ता शुरू हो गया है। 29 नवंबर को अपनी 44 साल मिलिट्री सर्विस से जनरल बाजवा रिटायर हो रहे हैं। उनकी रिटायरमेंट में अब तकरीबन 5 दिन का अरसा बाकी है और मुख्तलिफ अलविदाई दौरे तकरीबन कर चुके हैं, मुलाकातें शुरू हैं। गुज़िश्ता रोज़ ये जो तकरीब हुई यौम शौदा के हवाले से, इसमें जनरल बाजवा ने अपना जो गैर रिवायती खिताब इसको कहा जा सकता है किया और बतौर आर्मी चीफ अपनी 6 साल मुद्दत मुलाजमत के दौरान जो खिदमात हैं पाक फौज के लिए वो उन्होंने कौम के सामने रखी। साथ साथ सियासत और मईशत पर भी उन्होंने खुलकर बात की। माजी में फौज की गलतियों का भी एतराफ़ किया, फौज पर तनकीद के हवाले से शिकवे शिकायत भी किए और बेहतरी के लिए सियासतदानों को कई मशवरे भी दिए। आर्मी चीफ ने फौज की सियासी मुदाखलत को गैर आइनी करार दिया, साथ साथ अदम मुदाखलत का अज़्म भी दोहराया और यकीन दिलाया कि फौज आइंदा किसी भी सियासी मामले में मुदाखलत नहीं करेगी। इस पर सख्ती से कारबंद है और आइंदा भी रहेंगे। साथ साथ उन्होंने कहा जी कि सियासतदानों को भी अपने रवैयों पर नजरसानी करने का ज़रूरत है, ये मशवरा भी दिया और मुल्क में जो हकीकी जमहूरी कल्चर है उसके फ़रोग पर भी जोर दिया। आर्मी चीफ ने तारीख के औराक भी पलटे और मशरकी पाकिस्तान जो फौजी नहीं बल्कि सियासी नाकामी थी ये उन्होंने कहा और साथ साथ लड़ने वाले फौजियों की तादाद 92,000 नहीं सिर्फ 34,000 थी। दूसरा नए आर्मी चीफ के लिए तजवीज़ करदा नामों के हवाले से भी अगर हम बात करें तो हुकूमत की मुशावरत जारी है। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म ने इत्तेहादियों को शाया दिया, अहम तैनाती के मामले पर इत्तेमाद में लिया और कुछ खबरें ये भी आ रही हैं ज़राए के हवाले से कि वफाकी काबीना के इजलास से पहले जो कि अब शुरू हो जाएगा, हुक्मरान क़यादत एक बार फिर सर जोड़ कर बैठी। बिल्कुल, अब जब हम आपसे बात कर रहे हैं यकीनी तौर पर या तो इजलास शुरू हो चुका होगा या होने वाला होगा। आई मीन दिस इज द टाइम 9 AM जिसमें इजलास होना है। मुख्तलिफ तैनातियों से मुतालिक जो रूल्स हैं इसमें तब्दीली का इम्कान मौजूद है, खासतौर पे आर्मी एक्ट के हवाले से। और फिर इन फैसलों की मंजूरी के लिए जो वफाकी काबीना है इसके इजलास में ये सारा जो क्या कहना चाहिए एजेंडा है ये रखा जाएगा। अहम तैनाती के मामले पर इमरान खान भी कैसे पीछे रह सकते हैं, मुसलसल अपना इनपुट दे रहे हैं, मुसलसल दबाव डाल रहे हैं और कल उन्होंने कहा कि हम इस पर सदर मुमलिकत के साथ मिलकर खेलेंगे। इमरान खान ने कहा आइन और कानून के अंदर रहकर लेकिन सदर के साथ मिलकर खेलेंगे। उन्होंने कहा जी सदर अलवी जो है वो उनसे राब्ते में हैं और तैनाती की समरी पर मशवरा देंगे, आइन और कानून के मुताबिक इस पर आगे बढ़ेंगे। अगर एक मफरूर से मशवरा हो सकता है तो मैं तो पार्टी सरबराह हूँ, सदर को मुझसे मशवरा करना ही चाहिए। इम्तियाज़ गुल हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर तज्जियाकार, उनसे हम पूछते हैं कि वो कैसे देख रहे हैं सारी सूरत हाल को। वैसे तो जब सर्दियाँ आती हैं अमूमी तौर पर पत्ते झड़ते हैं और जर्द पड़ जाता है पत्तों का रंग और ऐसा लगता है कुछ उदासी सी है कैपिटल के अंदर, लेकिन ये जो खबरें हैं ये हमारे कैपिटल को उदास नहीं होने देती इम्तियाज़ गुल साहब। और ख़ास तौर पे जिस इलाके में हम और आप घूमते फिरते हैं, रेड जोन का जो इलाका है ये तो बड़ा ही आबाद है अगर हम खबरों की नुक्ता निगाह से बात करें। अब रेड जोन की फ़िज़ा कैसी है जब 29 नवंबर बिल्कुल करीब आ चुका है? जी अस्सलाम वालेकुम। मैं गुज़िश्ता रात एक अमरीकी सिफारतकार से मिला, मैंने कहा भी क्या हाल है, तो कहने लगी कि मैं बहुत थक गई हूँ। तो मैंने कहा क्यों? कहते हैं यहाँ आप लोग हमें सुकून से बैठने नहीं देते, इतनी खबरें हैं यहाँ पे। सो वो इस तरह यही हाल बाकी डिप्लोमेट्स का भी था। तो जनाब रेड जोन की भी आपने बात कर दी तो मैं कई दफ़ा बात करना भी चाहता हूँ। वो ये कि कभी हम वज़ीर आज़म हाउस जाया करते थे बतौर सहाफ़ी, सिर्फ एक गेट होता था और वो हम क्रॉस करके चेकिंग वगैरह के बाद चले जाया करते थे। अब वज़ीर आज़म हाउस के लिए 3 आपको मरहलों से गुजरना पड़ता है, 3 दरवाजों से गुजरना पड़ता है और वो रेड जोन बढ़ते 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 अब सिरेना होटल तक और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की बिल्डिंग तक पहुंचा। वहां भी 2 नए गेट लगा दिए गए जबकि डी चौक बंद कर दिए गए। यानी रेड जोन का दायराकार कोई 2-3 किलोमीटर तक बढ़ा दिया गया है और इसी से आप अंदाजा लगा लें पाकिस्तान के हालात की, पाकिस्तान की जो माइंडसेट है जो पाकिस्तान पे हुक्मरानी कर रहा है, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी है चाहे सियासतदान है। आप अमेरिका में देख लें, वाशिंगटन में वाइट हाउस यानी वहाँ का जो ऐवान सदर है
उसके इर्द गिर्द कोई कॉन्क्रीट ब्लॉक नहीं लगा, कोई नए इजाफी जंगले लगाए गए हैं। वही लोग, ये है कि कुछ इजाफी नफरी है पुलिस की। तो हम बड़े एक घन चक्कर में फंसे हुए हैं, खुद गर्ज किस्म के सियासतदान, और फिर दूसरी तरफ से भी जो क़यादत, जो हमने कल एक लेक्चर सुना जिसका भी आपने जिक्र भी किया कि तमाम तर मामलात की जिम्मेदारी अमलन वो एक पार्टी पे डाल देते। यूं लग रहा था कि जैसे किसी सियासी जमात, मुखालिफ सियासी जमात का रहनुमा तकरीर कर रहा है इमरान खान के खिलाफ। बड़े एक अफसोसनाक सी सूरत हाल थी। फिर जो कोई मशरिकी पाकिस्तान का भी आपने जिक्र किया, तो वो ये बताना भूल गए कि 1958 में जनरल अयूब खान ने इक़्तिदार संभाला था, 1969 में उनको मजबूरन निकालना पड़ा। फिर उसके बाद 3 साल याया खान थे, जनरल याया खान, और इन दोनों ने मिलके जो मशरिकी पाकिस्तान का हाल किया, उसमें से फिर बांग्लादेश बरामद हुआ। तो ये कहना कि जी वो फौजी शिकस्त नहीं थी, सियासी शिकस्त थी, भाई सियासी शिकस्त इन्हीं के साये में हुई थी। और वो इनको अच्छी बात है कि अभी इस कम से कम ये एतराफ कर रहे हैं कि वो शिकस्त थी। लेकिन जो इस वक्त अल्लाह, हम दुआ ये करते हैं कि हमारे जो माइंड सेट है, हमारे सियासतदान का, हमारे जो आला फौजी क़यादत है उनका, वो थोड़ा सा अवाम पे भी मरकूज हो जाए, अवाम के मसाइल पे भी मरकूज हो जाए। ये जो खुद गर्जाना अंदाज में इन्होंने, अब 6 साल तक तो हम बातें बहुत कुछ और सुनते रहे हैं, लेकिन कल हमने कुछ और सुना। और अब क्या कहा जा सकता, बड़ी अफसोसनाक सी एक तकरीर थी जो कल हमने सुनी। अच्छा मुमताज कुल साहब, जिस तरह से कल आपने इस तकरीर के हवाले से जिक्र किया, आर्मी चीफ ने ये जो अलविदाई खिताब किया, हम जैसे कह रहे हैं, अलविदाई तो नहीं, मतलब जो उन्होंने खिताब कर लिया, उसमें जो फौज की मुदाखलत है सियासत के अंदर, उन्होंने कहा कि इस पर अब हम कारबंद रहें और आइंदा फ्यूचर में भी रहेंगे, और कुछ गलतियों का भी एतराफ़ किया ना, और साथ साथ उन्होंने सियासतदानों को भी मशवरा दिया कि आप अपने रवैयों पे नज़रसानी करें। अब ऑब्वियसली इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत का आपस में बड़ा एक गहरा ताल्लुक होता है, और कहीं ना कहीं हमें भी पता है कि ये सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड होती हैं। सो ये जो नज़रसानी करने का मामला है सियासतदानों का, आपको लगता है कि यहाँ तो आपस में पार्टियाँ एक दूसरे से बात करने को तैयार नहीं है, तो ये नज़रसानी अपने रवैयों पर किस तरह से करेंगे? देखिए, जो नसीहत करता है उसको अपने रवैये पे भी नज़रसानी करनी चाहिए। अप्रैल और मार्च में जो कुछ हुआ था, कोई फरिश्तों ने तो आके नहीं किया था पाकिस्तान में। जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस था, फिर रात को 12 बजे अदालतें खुली, पता नहीं क्या क्या हुआ, आपको मालूम है। प्रिजनर्स वैन भी आ गई थी कौमी असम्बली के बाद। तो ये किसी सियासी हुकूमत ने तो नहीं किया था, ये तो किसी में हिम्मत भी नहीं है इस किस्म के काम करने की। तो ये जो बार बार हमें ये बताया जा रहा है कि हमने फरवरी के बाद हमने मामलात से अलहदा होने का फैसला कर लिया था, फिर उससे पहले 27 अक्टूबर को हमें बताया गया था कि जी मार्च 2021 के बाद हमने कोई मुदाखलत नहीं की, कोई आप हमें सबूत दे दें। तो ये मुतज़ाद किस्म की बातें हैं जिस पे आप देखें, कोई भी आपको अगर नसीहत करता है तो आप उसको भी फिर तोलते हैं, मापते हैं उसके कॉल और उसके फेल पे, कि आया वो काम दुरुस्त कर रहा है कि नहीं, कबल इसके कि हम उसकी नसीहत पे अमल करें। तो ये मैं इसीलिए बार बार ये कहता हूँ कि हमारे यहाँ एक सियासी और फौजी अशराफिया है, और इनका अपना एक अलग पाकिस्तान है, इनके लिए एक अलग कानून है। मैं और आप उस पाकिस्तान का हिस्सा हैं जिसके तकरीबन बाकी 22 करोड़ अवाम जिसमें बसते हैं, उनके लिए एक अलग कानून है। लिहाजा तो इसमें कोई वो जो कुछ उन्होंने कहा, हम तो अब बहुत सारी बातों के अमीन भी हैं। गुज़िश्ता 4-5 वर्षों के दौरान मुलाकातें भी हुई, तो हमें पता है क्या क्या उन्होंने कहा। तो कई बातें थी उनको नहीं करनी चाहिए थी उस तकरीर में, लेकिन जब इंसान बहुत सारे मसाइल में घिर जाता है, और खास तौर पे जो उनके प्रॉपर्टी और टैक्स के मामलात सामने आए हैं, उसके बाद इंसान मुझे लगता है कहीं का नहीं रहता। इसलिए कि आप लोगों को ईमानदारी का दर्ज देते हैं और फिर ऐसी चीजें सामने आती हैं जिसमें लगता है कि आपने अपने ओहदे का फायदा उठाते हुए अपने जो आसपास के लोग थे उनको कितने फायदे पहुंचाए। ठीक, अच्छा इम्तियाज गुल साहब, इसमें हमारे जो सियासतदानों का रवैया है, क्योंकि अगर ये जो सियासी जोड़ तोड़ हुआ, इसमें कोई शक नहीं कि इसमें एस्टेब्लिशमेंट मुलविस रही। कल फौज ने अपनी गलतियों का एतराफ़ भी किया, बतौर चीफ जनरल बाजवा ने पिछले 75 सालों का एतराफ़ भी किया कि हमसे गलतियां हुई, और कैथारसिस का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, तसीह का लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि जी हमने शुरू कर दी है, सियासतदान भी करें। हमें इसमें कोई दो राय नहीं है कि मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ सियासतदान भी बतौर मोहरे इस्तेमाल होते रहे हैं।
चाहे वो नवाज शरीफ साहब बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ हों, बेनज़ीर नवाज शरीफ के खिलाफ हों, उससे पहले की मिसाल आप दे चुके हैं, और मौजूदा दौर में इमरान खान और नवाज शरीफ या फिर दीगर पार्टीज़ हैं, इस्टेब्लिशमेंट की पार्टीज़ भी, कुछ पार्टीज़ को इनफैक्ट कहा जाता है चाहे उनका ताल्लुक कराची से हो या बलूचिस्तान से, तो सियासतदान भी तो इस्तेमाल होते रहे, और ये जोड़ तोड़ जो कि कतई तौर पे आईनी नहीं था, ये सियासतदानों की मंशा और उनकी मर्जी से होता रहा है, जिसमें कुछ का दूसरे मुखालफिन के खिलाफ हिस्सा रहा है। तो सियासतदानों को अपने रवैये पे किस तरीके से तवज्जो देने की जरूरत है? क्या इस्टेब्लिशमेंट की गलतियां या उनकी जोड़ तोड़ एक तरफ, लेकिन सियासतदान मिलकर इस मामले से निजात हासिल कर सकते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट को जरूरत ही ना पड़े या इतनी ताकत ही ना मिले कि वो आके इस किस्म की तब्दीलियां करें मुल्क की सियासत में? देखिए, सियासतदान का रवैया भी जो है या उसका किरदार भी, उसकी इंटेग्रिटी ईमानदाराना कौल व फ़ेल से साबित होगा, और जब तक वो सिर्फ अपने खाते भरते रहेंगे, अपने आसपास के लोगों को फ़ायदा पहुंचाते रहेंगे, यानी महदूद मकासद के तहत काम करेंगे, उस वक्त तक इस मुल्क के हालात में तब्दीली नहीं आ सकती है। अब जिस सियासतदान का भी नाम ले लें, वो इलेक्शन जब तक इलेक्शन में हुकूमत में नहीं आए होते, उनके हालात देखें और बाद में 2-3-4 साल जब हुकूमत में गुजार लेते हैं वो हालात देखें, तो उसी से पता चल जाता है कि उन्होंने किस किस्म का दौर इक़्तिदार गुजारा, चाहे वज़ीर आज़म थे, चाहे वज़ीर आला थे। तो अभी तो वो इनकी भी बात, दूसरों की भी बातें सामने काफ़ी आएंगी मेरा ख्याल है। और सियासतदान देखें, काश के हमारे मुल्क में वो जर्मनी के अंगेला मर्केल जैसे होते कि 16 साल वज़ीर आज़म रहने के बाद भी आज भी वो अपने 2-2.5 कमरों के फ्लैट में रह रही है। वज़ीर वज़ारत भी उधर ही वीकेंड वहीं पे गुजारती थी। काश के हमारे यहाँ मनमोहन सिंह जैसे वज़ीर आज़म होते, जो अभी भी किराए के घर में रहते, अपना एक घर है उनका, लेकिन किसी ने नहीं सुना। इम्तियाज़ गुल साहब, आपकी ऑडियो का थोड़ा इशू है, अगर आप अपनी हैंड्स फ्री की वायर को थोड़ा बेहतर कर लें वो ऑडियो। जी जी, यस। मैं ये कह रहा था कि काश के हमारे मुल्क में भी मनमोहन सिंह साहब जैसे होते। चीनी रहनुमाओं को आप देख लें, चेयरमैन माओ, देंग जियाओपिंग, शी जिनपिंग, किसी के नाम पे ठीक कोई जायदादें कहीं पे नहीं है। हमारे यहाँ तो जब वज़ीर आज़म चले जाते तो उनके पीछे रिकॉर्डों का पूरे एक लंबी फहरिस्त निकल आती है। ये काश जो है ना, ये हमारी किस्मत का हिस्सा ही बन गए इम्तियाज़ गुल साहब। लेकिन हम और आप बात करते रहेंगे इस पे, अल्लाह करेगा इंशाल्लाह, हम नहीं तो मे भी हमारी जनरेशंस देखें। थैंक यू वेरी मच, आप हमारे साथ मौजूद रहे और इस अहम मामले पे अपना तज्जिया हमारे सामने रखा। इम्तियाज़ गुल साहब हमारे साथ मौजूद थे। जी, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, वी हैव अ न्यूज़ अपडेट फॉर यू, वी हैव अ ब्रेकिंग न्यूज़ फॉर यू। आर्मी चीफ की तैनाती का मामला है। सदर आरिफ अलवी के समरी रोके जाने की सूरत में हुकूमत का प्लान बी सामने आ रहा है। हुकूमत सेक्रेटरी काबीना से रूल्स ऑफ बिजनेस में तरमीम का नोटिफिकेशन जारी कराएगी। ज़राए के मुताबिक ऐसी खबरें आ रही हैं। हुकूमत आर्मी चीफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स की जो तकर्री है, इसको एडवाइस केसेस की फहरिस्त से निकाल देगी। नोटिफिकेशन के बाद वज़ीर आज़म ऑफिस सदर को भेजी गई समरी वापस ले लेगा। विफाकी काबीना इजलास में मामले पर बहस के बाद फैसला आ जाएगा। विफाकी काबीना का अहम इजलास इस वक्त शुरू हो चुका है, जैसे कि इससे पहले भी हमने बात की। मजीद इसके एजेंडे में कौन से अहम नुकात हैं, खालिद महमूद हमारे नुमाइंदे इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। खालिद, आगे का बहुत अहम इजलास है और बहुत अहम फैसले मुतवक्के हैं। देखिए जी, अब से कुछ देर बाद वफाकी काबीना का इजलास हो रहा है और इस इजलास का एजेंडा तो मामूल का रखा गया था। 3 निकाती एजेंडा था, जिसमें ECC के फैसलों की मंजूरी थी, कादिर यूनिवर्सिटी में जो सिक्योरिटी स्टडीज है उसका वहाँ पे मंजूरी दी जानी थी। लेकिन जो सबसे अहम इम्पोर्टेंट इशू कल के एजेंडे में शामिल किया गया वो एक रूल्स एंड बिजनेस में तरमीम है, जिसके आज कैबिनेट जो है वो मंजूरी देगी। और वो उसी सूरत में हुआ कि जब तहरीक-ए-इंसाफ के सरबराह इमरान खान की जानिब से एक सियासी बयान सामने आया कि वो ऐवान सदर से रब्ता में है और अगर कोई ऐसी समरी आती है तो सदर मुमलकत को पूछ कर उनसे वो दस्तखत करेंगे। लिहाजा इसके बाद जो है वो वफाकी काबीना ने फैसला किया कि कोई ऐसी तरमीम राय लाई जाए जिसके जरिए जो पाबंद किया जाए जिससे कि सदर मुमलकत को या उनकी समरी वापस ली जा सके। इसलिए सेक्रेटरी कैबिनेट की जानिब से आज एक जो समरी है वो वहाँ पे कैबिनेट में मूव की जाएगी, जिसमें अगर कोई जो कानूनी और आईनी मसला है किसी भी तैनाती के हवाले से, खासकर चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से, तो उसको आज एक वफाकी काबीना में मंजूरी दी जाएगी और कोशिश की जाएगी कि अगर ये मामला ईवान सदर जाता है तो ऐसे ही तरमीम या ऐसी कोई शिक जो है वो इसमें मंजूरी दी जाए जिससे वो रोल जो है वो प्रेसिडेंट का खत्म हो जाए।
लिहाजा आज इम्पोर्टेंट मीटिंग है। कल इत्तेहादी जमातों के इजलास में भी ये फैसला किया गया था कि तमाम तर इख्तियारात जो हैं वो वजीर आजम को दिए गए थे और वजीर आजम से ये कहा गया था कि वो अपनी मर्जी से चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और आर्मी चीफ का तकर्रर करें। लेकिन इसमें जो आईनी और कानूनी सुकून मौजूद था एक तैनाती के हवाले से, उस पर आज वफाकी काबीना में पेश किया जाएगा, उस मसला को रखा जाएगा, जिसके बाद ब्रीफिंग भी दी जाएगी वजारत कानून की जानिब से भी। अच्छा खालिद, आपने कहा कि रोल प्रेसिडेंट का खत्म हो जाए, इससे मुराद ये है कि क्या कुछ ऐसा रद्दोबदल या ऐसी तरमीम या तब्दीली की जाएगी कानून में जिससे ये समरी सदर मुमलिकत के पास जाए ही ना और पहले ही नाफिजुल अमल हो जाए, ऐसा होगा? जी जी बिल्कुल, इसी तरह की एक शिक जो है वो लाई जा रही है ताकि सदर मुमलिकत का अगर इसमें रोल है तरमीम करने का, उसमें जो मुद्दत रखी गई थी प्रेसिडेंट की वो 15 दिन भी है, 25 दिन भी है कि कोई भी जो समरी है सदर मुमलिकत 25 दिन रोक सकते हैं, 15 दिन रोक सकते हैं। लिहाजा इस इख्तियार को जो है वो आज कैबिनेट में डिस्कस किया जाएगा कि आया इस इख्तियार को खत्म किया जा सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया खालिद महमूद हमारे हमें आगाह कर रहे थे। इस वक्त इस्लामाबाद में अहम इजलास वफाकी काबीना का वो शुरू हो चुका है और इसमें आर्मी चीफ और जॉइंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तैनाती के हवाले से जो कानून है सदर मुमलिकत को समरी भिजवाने का, इस पर अहम तरमीम का इम्कान है। आपको आगाह करते रहेंगे आने वाले बुलेटिन में, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। बैक टू एक्सप्रेसो, बारी हमारे सेगमेंट मेरा पाकिस्तान की, जिसमें फैरा फैज आज बता रही है कि घर में मौजूद अशिया से फॉरेंसिक लैब कैसे तैयार की जा सकती है। देखते हैं आज का सेगमेंट मेरा पाकिस्तान। अगर आपके अंदर एक डिटेक्टिव छुपा है तो आज की एपिसोड आपके लिए है। बताएंगे कि किस तरह से आप घर में मौजूद चीजों से कोई भी क्राइम सीन हल कर सकते हैं। सर क्या हुआ, कोई गड़बड़ चल रही है यहाँ पे? जी, हम इस वक्त एक क्राइम सीन पे हैं। ओह वाओ, तो मुझे ये बताएं कि यहाँ पर आप लोग किस टेक्निक से क्राइम सीन्स को हल करते हैं? हम दरअसल केमिस्ट्री को यूज करते हुए केमिस्ट्री को यूज करते हुए क्राइम को हल करने में पुलिस की मदद कर रहे हैं। केमिस्ट्री कैसे इन्वॉल्व होती है फोरेंसिक में? असल में आपके यहाँ आसपास जितने भी बहुत सारे केमिकल्स होते हैं घर के अंदर, जैसा कि ये डिटर्जेंट है, नमक आपको नजर आ रहा है, ये एक सुपर ग्लू पड़ा हुआ है, इसी तरह से जख्मों पे लगाने वाली ये आयोडीन आपके सामने है। तो ये जख्मों पे तो नमक छिड़के जाते हैं। हम आयोडीन छिड़कते हैं उसके ऊपर। ये ऐसी चीजें हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए अपने घर में आप छोटी सी एक क्राइम लैब यानी फोरेंसिक लैब बना सकते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अभी जब मैं आई तो आप यहाँ पे क्या कर रहे थे? मैं यहाँ पे एक फिंगरप्रिंट डेवलप करने की कोशिश कर रहा था। ये फिंगरप्रिंट एक कागज के ऊपर था मगर आंखों को नजर नहीं आ रहा था। आपके सामने मैंने इसको यहाँ पे चिपकाया, बीकर के अंदर रखने के बाद इसमें मैंने चंद कतरे आयोडीन के डाले और फिर इसको मैंने थोड़ा सा गर्म करना शुरू किया ताकि आयोडीन के बुखारात बने और वो बुखारात जाके जो फिंगरप्रिंट है उसके ऊपर जमा होते हैं और इस तरह से वो नजर आना शुरू हो जाता है। जो घर की चीजें हैं, घर की अशियाएं, उनसे किस तरह से हम क्राइम सीन को हल कर सकते हैं? आप एक डिटर्जेंट और एक नमक की मदद से और एक रबिंग अल्कोहल की मदद से, ये स्ट्रॉबेरी है, इसमें से डीएनए निकाल सकते हैं। यानी अगर ये स्ट्रॉबेरी मैंने खाई है और वो स्ट्रॉबेरी इन तक पहुंच चुकी है तो ये मेरा डीएनए इसमें से निकाल लेंगे? जी, हम स्ट्रॉबेरी का भी डीएनए अलग कर सकते हैं और आपका डीएनए भी अलग कर सकते हैं। जबरदस्त। तो सर ये सॉल्ट कहाँ यूज होता है? इसे हम जो सेल है उसको तोड़ने में और उसको डीएनए अलग करने में हम इसे यूज करते हैं। अभी हम यहाँ पे कुछ एक्सपेरिमेंट करके दिखा सकते हैं अपने नाज़रीन को? जी बिल्कुल, मैं आपके सामने आपको एक डीएनए निकाल के देता हूँ। मेरे सामने एक ग्लास की ये टेस्ट ट्यूब है। ठीक है। और इसमें मैंने पहले से स्ट्रॉबेरी का जूस निकाल के रखा हुआ है और इसमें डिटर्जेंट भी मिला चुका हूँ और इसमें थोड़ा सा ये जो नमक है वो भी मैंने छिड़का हुआ है। ठीक है। और इसके बाद ये आप यूं समझ लें कि साबुन मिला हुआ नमकीन स्ट्रॉबेरी का जूस है। इसको हम ले लेते हैं एक टेस्ट ट्यूब के अंदर और इस टेस्ट ट्यूब में अब मैं आहिस्ता से ये रबिंग अल्कोहल जो ये आम मिलने वाली चीज है, ठीक है, स्टोर से, वो आहिस्ता से इसमें डालूंगा। अब इसमें ये होगा कि साबुन और नमक अपना काम कर चुके हैं और उसकी वजह से ये हो चुका है कि सेल टूट चुका है
अलग हो चुके हैं। जी, अब आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि ये जो आपको सफेद सफेद धागे नजर आना शुरू हो रहे हैं, ये स्ट्रॉबेरी का डीएनए है। आप देख सकते हैं इसमें ये जो ऊपर टॉप पे ये सारा डीएनए है स्ट्रॉबेरी का। जबरदस्त। स्ट्रॉबेरी का बेसिकली जो डीएनए है वो इस टाइम बिल्कुल इसकी सतह पर आ चुका है और ये क्लॉट की शेप में आ चुका है। घर की अशियाँ हैं, इनको यूज़ करके आप पुलिस की मदद करें। ये प्रैक्टिकली वाकई ऐसा हो रहा है? क्योंकि हमने तो देखे जो फोरेंसिक लैब्स होती हैं उसमें बड़ा हाई इक्विपमेंट होता है। जी, ये बड़ा बेहतरीन सवाल है आपका। असल में यहाँ पे हम, चूँकि मेला है, यहाँ पे बच्चे आ रहे हैं मुख्तलिफ उम्रों के, तो ये हमारी एक कोशिश है कि उनको साइंस की तरफ हम लेके आएँ और दिलचस्पी पैदा करने के लिए बजाय ये कि महंगे कोई केमिकल हम लेके आएँ, हम उनको बता रहे हैं कि आसपास की चीज़ें ही इस्तेमाल करके वो अच्छी साइंस, अच्छी फोरेंसिक साइंस कर सकते हैं। तो यानी अगर आप करना चाहें तो एक क्राइम लैब के अंदर बिल्कुल आप ऐसे ही फिंगरप्रिंट भी बना सकते हैं, ऐसे ही डीएनए भी अलग किया जा सकता है। सर, आखिर में बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि इस तरह के जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उसमें कहते हैं डू नॉट ट्राई दिस एट होम। क्या ये जो एक्सपेरिमेंट है हम इनको घर पे कर सकते हैं? जी, आप बिल्कुल इनको घर पे कर सकते हैं, लेकिन मेरा मशवरा ये होगा कि अपने वालिदैन, किसी बड़े भाई की मौजूदगी में इनको करें। सुपरविजन में करें। जी, किसी की सुपरविजन में कर लें तो ये बड़ा बेहतरीन है। थैंक यू सो मच सर। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, मैं उम्मीद करती हूँ आज का ये जो इंटरेस्टिंग सा एपिसोड है ये आप लोगों को पसंद आया होगा और आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि ये आपने अपने बड़ों की सुपरविजन में आप इस तरह के एक्सपेरिमेंट घर में कर सकते हैं, वरना अकेले आपने नहीं कर रहे हैं। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए एक्सप्रेसो। वो तो खुशबू है हवाओं में बिखर जाएगा, मसला फूल का है, फूल किधर जाएगा। मोहब्बत की खुशबू को शेरों में समोने वाली शायरा परवीन शाकिर की हम बात कर रहे हैं। उनके मद्दा आज उनका 17वां यौम पैदाइश मना रहे हैं। 24 नवंबर 1952 को कराची में पैदा होने वाली परवीन थोड़े अरसे में वो शोहरत हासिल करने में कामयाब हुई जो यकीनी तौर पे बहुत कम लोगों को मिलती है। उन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में जामिया कराची से मास्टर्स डिग्री हासिल की। परवीन शाकिर उर्दू मुबाहिसों में हिस्सा लेने के साथ साथ रेडियो पाकिस्तान के मुख्तलिफ इल्मी और अदबी प्रोग्रामों में शिरकत करती थीं। लतीफ़ जज्बात को लफ्ज़ों का पैराहन देने वाली फूलों और खुशबुओं की शायरा ने खुशबू, सदेबर्ग, खुद कलामी, इनकार और माह तमाम समेत दर्जनों शेरी कलाम लिखे। की रोमानवी कैफियत को निस्वानी आहंग से हमकिनार भी किया। खुशबू के बाद सदबर्ग और खुद कलामी और इनकार जैसी शायरी के बेशबहा मजमू ने बुर्दबाद शायरा के मनसब पर परवीन शाकिर को फाइज किया, जो शाइस्तगी और तरन्नुम में अपनी मिसाल आप थी। परवीन शाकिर को बेबाकी से दिल की बात कह देने का कमाल फन हासिल था। गाने में अहम किरदार अदा करती है। मुल्क के मारूफ गुलकारों ने परवीन की गज़लें गाईं और अमर कर दी। परवीन शाकिर को फ़न्नी खिदमात के एतराफ़ में आदमजी अवार्ड और प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से भी नवाजा गया। परवीन शाकिर 26 दिसंबर 1994 को 42 बरस की उम्र में ट्रैफिक एक हादसे में खालिक हकीकी। बात की हमने परवीन शाकिर की, जो भी लिखा कमाल लिखा, हूबहू फैल गई बात शनासाई की, उसने खुशबू की तरह मेरी पजीराई की, और ऐसी कई उनकी क्या कहना चाहिए तख्लीक की भी गज़लें हैं, जब भी पढ़ते हैं बहुत ही कमाल लगती हैं। हम परवीन शाकिर को खिराज तहसीन पेश करते हैं, उनके दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ करते हैं और इस नुक्ते पे ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब आपको दिखाएंगे अपना सेगमेंट सफ़र शर्त, जिसमें हम याद करेंगे पाकिस्तान के एक हीरो गुलाम मोहम्मद को, जो कि वफ़ात पा गए हैं। हुंजा में पस्सू के गुलाम मोहम्मद एक अहद का नाम थे। जमहूरियत, इंसानी हकूक़ और तालीम के लिए उनकी खिदमात नाकाबिले फरामोश हैं। गुलाम मोहम्मद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथी थे और आखिरी उम्र में उन्हें अल्जाइमर का शिकार हो गए। गुलाम मोहम्मद वो सब कुछ भूल चुके थे, लेकिन पीपल्स पार्टी के साथ अपनी यादों को कभी नहीं भूले। एक्सप्रेसो का एक खासा ये भी है कि वो अपने हीरोज़ को उनकी ज़िंदगी में याद करता है, और हमने सफ़र शर्त में आज से 2 साल पहले गुलाम मोहम्मद पर एक मुकम्मल किस्त दिखाई थी, और आज सफ़र शर्त की हम वही किस्त देखेंगे और जानेंगे कि गुलाम मोहम्मद की खिदमात क्या थी और उनको बिल्तुत किले का आखिरी कैदी क्यों कहा जाता है। उनकी वफ़ात पर बिलावल भुट्टो ने फूल भी भिजवाए, क्योंकि पीपल्स पार्टी के साथ उनकी एफिलिएशन भी बहुत ज़्यादा थी। इस हवाले से आज हमारा जो सेगमेंट है सफ़र शर्त आपको दिखाता है। गर्चे है मुश्ते गुबार आदम व हव्वा का वजूद, इनकी रिफ़त पे बरसते हैं सितारों के सजूद।
लालाओ गुल तो फकत नक्शे कदम है इसके, असल में खाक की महराज है इंसान की नमूद। के गुलाम मोहम्मद हुंजा और पाकिस्तान के हीरो हैं जिन्होंने जमहूरियत के लिए बेहद कुर्बानियां दी। आज वो अल्जाइमर का शिकार हैं। दुनिया ने तो शायद भुला ही दिया, लेकिन खुद उनको अपनी कुर्बानियां भी कहां याद हैं, क्योंकि उनको अल्जाइमर है। हुंजा की तारीख पर एक बहुत ही जामे काम जफर इकबाल ने हिस्ट्री ऑफ हुंजा किताब लिखकर किया। हुंजा पर इस कदर तहकीक आपको शायद ही किसी किताब में मिले। तमाम पुरानी सरकारी दस्तावेजात समेत बहुत ही अहम मालूमात इस किताब का हिस्सा हैं। इस किताब में गुलाम मोहम्मद का तफसीली जिक्र मौजूद है कि कैसे उन्हें बल्तित किला में बंद किया गया। उनका जुर्म फकत ये था कि वो तालीम याफ्ता थे, मलूकियत का खात्मा चाहते थे। गुलाम मोहम्मद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरगर्म रुकन थे और अवाम की हुक्मरानी का ख्वाब देखते थे। कुछ चीज़ें इनबॉर्न होती हैं आपके अंदर, और मेरे दादा का भी मैं कहूँगी कि उनका भी बहुत ज़्यादा उसके ऊपर असर था कि अब्बू मेरे दादा के बारे में कहते हैं कि जब वो उनकी डेथ हो रही थी उस ज़माने में वो रूमी को पढ़ रहे थे। ही वॉज बिग इन टू बुक्स, बुक रीडिंग करते थे। और एक्चुअली मेरे दादा जो है ना वो पहले इस गांव के शख्स है जिन्होंने अपनी बेटियों को पढ़ाया उस टाइम में। तो ही इज़ वन ऑफ द वेरी फ्यू पीपल फ्रॉम द रीजन जिन्होंने अपनी बेटियों को उस टाइम पे पढ़ाया। और इस टाइम मेरी फूफियाँ जो है ना वो टीचर्स रही हैं स्कूल्स में और इस तरह से। तो मेरे ख्याल मेरे दादा ने बहुत ज़्यादा वो जो एक डिफरेंट सोच है वो अपने बच्चों के अंदर जो है वो ट्रांसफ़र किया है। भुट्टो की दौर था और भुट्टो के बहुत करीब जो साथी था ना उनका, तो गुलाम मोहम्मद साहब था उस वक़्त। तो उन्होंने बहुत से गैदरिंग के बहुत कोशिश, लेकिन अवेयरनेस लोगों को इतना नहीं था कि जमहूरियत है क्या चीज़। और उसी हिसाब से फिर उन्होंने बहुत कुछ कोशिश किया और आके बीच में फिर आहिस्ता आहिस्ता लोग जो है आहिस्ता आहिस्ता फिर लाइन पे आया। फिर दुनिया की पार्टियाँ आ गए और न कि खाली पीपल्स पार्टी। हम बड़े हो रहे थे, हम सारे बच्चे, तो अब वो बहुत कम नज़र आए। ज़्यादातर बाहर होते थे, कभी पता चलता था किसी मीटिंग में गए हैं, कभी होटल भी ख़ुद चलाते थे। और ज़्यादातर जो उनकी मीटिंग्स वगैरह होती थी वो होटल के अंदर ही लोग आके उनसे मिलते थे। तो रात को घर आते थे, सो जाते थे, और सुबह उनकी आदत थी बहुत सुबह सवेरे उठने की। सुबह 5 बजे 4 बजे उठते थे। ये उनका रूटीन ज़िंदगी भर, मतलब यही रूटीन वो फॉलो करते रहे। 4-5 बजे उठना, जाके सारे क्योंकि खेत का भी काम देखना होता था, एक्टिविज़म भी करनी होती थी, होटल भी चलाना था। तो फिर सुबह सुबह जाके सारे खेत वाला काम जो है वो निपटाते थे। उसके बाद होटल में आके गेस्ट्स के लिए नाश्ता बनाना, उनका अटेंड करना। उसके बाद घर आते थे। घर आके हमेशा हमारे लिए अब्बू नाश्ता बनाते रहे। 1971 में रियासत हुंजा ने गुलाम मोहम्मद को बगावत के मुकदमे में गिरफ्तार किया। एक दिन उनको जेल निकालकर दरबार में पेश किया गया। मीरा फुंजा के बॉडीगार्ड ने उन्हें हौसला दिया कि अवाम मुश्ताइल होंगे, तुम्हें गालियां निकालेंगे, लेकिन तुमने अपने हवास पर काबू रखना है। जब दरबार में पेश किया गया तो उनके हाथ बंधे हुए थे, जिस पर गुलाम मोहम्मद ने ऊंची आवाज में मीरा फुंजा को कहा कि क्या ये है तुम्हारा इंसाफ? मैं निहत्ता हूँ और मेरे हाथ बंधे हुए हैं। मीरा फुंजा ने गुलाम मोहम्मद के हाथ खुलवा दिए। मीरा फुंजा ने पूछा कि क्या तुम मुझे मीरा फुंजा तस्लीम करते हो या नहीं? गुलाम मोहम्मद ने इनकार में जवाब दिया और दोबारा जेल में डाल दिया गया। जब बंद किया तो वो एक कमरा है, शायद वो अंग्रेज़ वालों ने देखा है, तो सोने के लिए एक साइड पे है, तो एक खिड़की है, वो बिल्कुल नीचे जो आतित का वो है, वो एक किस्म का जहन्नम है। तो जब मुझे कराची में पता चला किस तरह, तो सुना था कि जब पहले ज़माने में वहाँ जब जिसको भी बंद करते थे, या तो वो पागल हुआ करते थे या कोई और मसला उनके साथ पेश आते थे। अब वो बहुत ज़्यादा कम बोलते रहे इस अपने एक्सपीरियंसेस, स्पेशली हमारे साथ, अपने बच्चों के साथ कभी भी उन्होंने घर में अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में बात नहीं की कि वो कितने डिफ़िकल्ट टाइम से गुजरे हैं और किस तरह का टाइम उन्होंने देखा। उनकी स्ट्रगल के बारे में कभी भी बात नहीं की। शायद उनको यही लगता था कि वो अपनी तारीफ़ कर रहे होंगे अगर वो कुछ इस तरह से बात करेंगे। तो ही वॉज़ वेरी क्वाइट और वेरी, मतलब अपने आप में रखना कोई चीज़। कभी कोई घर में मेहमान आते थे, उनके दोस्त आते थे, तो उनके आपस में बातचीत होती थी, तो वहाँ से हमें पता चलता था कि अच्छा ये हो रहा है, इस तरह से किस तरह का मुश्किल टाइम गुजारा है।
जेल के शब-ओ-रोज की तफसील जफर इकबाल ने अपनी किताब हिस्ट्री ऑफ हुंजा में लिखी है, जो दिल दहला देने वाली है। बलतित किला में 7 माह उन्होंने शदीद अंधेरे में गुजारे। कैद खाना के हवाले से जिन्नात के किस्से आम थे और रात को अजीबो गरीब आवाजें भी आती थी, लेकिन गुलाम मोहम्मद ने बॉडीगार्ड्स के साथ अच्छे मरासिम कायम किए और उन्हें एक माचिस की डिबिया फराम कर दी गई। ये माचिस की डिबिया उनके लिए एक बहुत बड़ी ढारस थी। गुलाम मोहम्मद को अल्जाइमर है, लेकिन वो दरबार पेशी के दिन आज भी नहीं भूले। कभी कभी अपने खानदान को वो दरबार तस्वुर कर लेते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि उनके हाथ बंधे हुए हैं और उन्हें दरबार में पेश किया जा रहा है। उनकी बेटी महनाज ने इस हवाले से बताया, अभी मेरे अब्बू को जो है उनको अल्जाइमर्स है, एडवांस स्टेज पे हैं, तो हम उनको इस्लामाबाद लेके गए थे। हमने सोचा कि चलो वहाँ पे शायद हमारे साथ रहेंगे, हमारे लिए भी इजी होगा। तो वहाँ जब गए तो अल्जाइमर्स के मरीज़ के लिए मेरे ख्याल नए एनवायरनमेंट में उनको लेके जाना जो है वो कोई इतना अच्छा उनकी सेहत के लिए नहीं होता। तो जब वहाँ गए तो वो बहुत ज़्यादा उनके ऊपर एक अग्रेसिव फेजेस आने लगे हैं, जिसमें वो उसी पास्ट वाले फेज़ में चले गए जब वो उनको ये लगा कि एक रात को ऐसे हुआ कि उनके ऊपर जब अटैक हुआ तो उनको ऐसे लगा कि वो अभी उस प्रिजन में हैं। उस टाइम में चले गए जब वो अपने आप को डिफेंड कर रहे थे और उनको लगा कि हम उनके एनिमीज़ हैं और उन्होंने हमसे ख़ुद को डिफेंड करना है। तो वो पूरी रात जो है ना उन्होंने हमें हॉस्टेज करके रखा अपने घर के अंदर। तो वो उस टाइम पे हमें पता चला कि वो कितना डिफ़िकल्ट टाइम था और वो कितना उन्होंने मुश्किल टाइम गुजारा है उस टाइम पे। मतलब वो आई कुड रियली फील इट कि वो किस कर्ब से गुजरे अपने उस स्ट्रगल के टाइम पे। अदरवाइज उसको समझना वैसे शायद मुश्किल होता। गुलाम मोहम्मद बाद में गिलगित में भी कैद रहे, लेकिन अपने मौक़िफ़ से जरा पीछे नहीं हटे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो 25 सितंबर 1974 को गिलगित गए। एयरपोर्ट पर गुलाम मोहम्मद और उनके साथियों ने उनका इस्तकबाल किया। डिनर पर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ऐलान किया कि इस्लामाबाद जाकर हुंजा के बारे में वो एक अहम फैसला करेंगे, लेकिन गुलाम मोहम्मद रहमानुल्लाह बेग ने इसरार किया कि आप फैसले के हवाले से ऐलान यहीं पर करें, जिस पर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने रियासत हुंजा के ख़त्म होने का ऐलान किया। गुलाम मोहम्मद आज भी जज्बाती हवाले से 70 की दिहाई में रहते हैं। उनको नहीं मालूम कि बीबी बेनज़ीर भुट्टो शहीद हो चुकी हैं। जब वो अस्पताल जाने से इनकार करते हैं तो उनको बताया जाता है कि अस्पताल में बीबी बेनज़ीर भुट्टो आई हुई हैं, तो वो चल पड़ते हैं। हमने मोटिवेट किया गुलाम मोहम्मद साहब को कि आप हमारे साथ चले, हुंजा हम आपके चेकअप करना चाह रहे हैं, तो बिल्कुल मना किया। तो बाद में इत्तेफाकन हमारे एक और रिश्तेदार आए, फिर उन्होंने कहा कि आप शायद इनसे इतना वाकिफ़ नहीं हो जितना मैं हूँ। मेरे पास एक ऐसा टेक्निक है कि मैं आपको गुलाम मोहम्मद साहब को लेके हुंजा आ सकता हूँ आप लोगों के साथ। हमने कहा यार सो बिस्मिल्लाह आप हेल्प करें। तो उन्होंने गुलाम मोहम्मद साहब के कान में कहा कि हुंजा में जो है ना बहुत बड़ा जलसा है और बेनज़ीर भुट्टो शायद 10-15 मिनट में पहुँचने वाली है। तो एकदम से गुलाम मोहम्मद साहब अपने चेयर पे खड़ा हुआ और कहा कि मैं आने के लिए तैयार हूँ और बीबी को ज़्यादा वेट ना करना पड़े, चलो का। तो हमने चेयर के साथ उठा के फिर सेंट्रल हुंजा पहुँचाया। हॉस्पिटल के अंदर ड्रिप लगे हुए थे, तो बाहर उनके साथियों को पता चला कि शायद गुलाम मोहम्मद साहब जो है वो हुंजा आए हुए अपने इलाज के लिए। तो उसके बहुत ही एक पुराना साथी है शेर अफजल, गनीश से उसका ताल्लुक़ है, वो भागते हुए रोते हुए आके उसके पाँव पड़ गया। तो अंकल गुलाम मोहम्मद उसको पहचान सके, कहा कि शेर अफजल कैसे हो मेरे साथी। फिर उसके हाथ ग्रिप किया। हमने कोशिश किया कि दोबारा उसको लेके इधर आने के, गांव आने के, लेकिन उसने अपने साथी का हाथ नहीं छोड़ा और हमें डांटने लगा कि यार मुझे मेरे साथी से जुदा नहीं करो, अभी बेनज़ीर आने वाली है। खानदान के अफराद को पहचाने न पहचाने, लेकिन अपने पुराने सियासी रफ़क़ा को पहचानते हैं। गुलाम मोहम्मद अनोखी रूह है, पूरी जिंदगी अवाम के हक़ हुक्मरानी और जमहूरियत के लिए वक्फ किए रखी, सच्चाई और दयानत की अलामत बने रहे। ऐसे सियासी कारकुन ही किसी समाज का फ़ख्र होते हैं। पाकिस्तान की तारीख में ऐसे खूबसूरत लोगों की कमी नहीं रही जो सियासत जैसे मुकद्दस शोबा को कारोबार नहीं बल्कि इबादत समझते थे। गुलाम मोहम्मद बलतित कला के आखिरी कैदी थे।
वेलकम बैक टू स्पेशल प्रोग्राम के शुरू में भी हमने बात की थी, लेकिन ये हो नहीं सकता ना, फीफा चल रहा है और हम उस पर बात ना करें। ये बात होगी, रोजाना होगी और अपसेट्स की बात ही होगी जब तक होते रहेंगे। जैसे कि हमने प्रोग्राम के शुरू में कहा था, ऐसा लगता है कि टीम्स इजी ले जाती हैं दूसरी टीम्स को और फिर हार जाती हैं। भाई जापान ने जर्मनी को शिकस्त दे दी। जापान ने 4 बार की वर्ल्ड चैंपियन जर्मनी को 2-1 से हरा दिया। ये कतर में पता नहीं क्या हो रहा है। खैर, जर्मनी की टीम 2018 के वर्ल्ड कप में भी अपने पहले मैच में, आपको याद होगा, मैक्सिको से आ रही थी। दूसरी जानिब क्रोएशिया जो कि रनर्स अप रहे थे, उनका जो मैच था मोरक्को के साथ, वो बराबरी पे खत्म हुआ। दूसरी जानिब स्पेन ने कोस्टारिका को 7-0 से हरा दिया। और मजबूरी तौर पर हम अगर बात करें फुटबॉल वर्ल्ड कप की, तो इसमें आज भी 4 मैचेस खेले जाने हैं, जिसमें सुपरस्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो की टीम पुर्तगाल इन एक्शन नजर आएगी। आई थिंक पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 9 बजे आई थिंक ये मैच होना है, जिसमें रोनाल्डो हमें खेलते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा इवेंट की जो सबसे हॉट फेवरेट है ब्राजील, उसको लोग खेलता हुआ देखेंगे। दोहा का खूबसूरत स्टेडियम है, यहाँ पे फुटबॉल वर्ल्ड कप के दिलचस्प मुकाबले हैं, जारी हैं और दुनिया देख रही है। बिल्कुल, थर्सडे को ग्रुप जी में शामिल स्विट्जरलैंड की टीम अफ्रीकी टीम कैमरून के मद्दे मुकाबला आएगी और साथ साथ पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 3 बजे ये स्टेडियम में खेला जाएगा। और दूसरी जानिब ग्रुप एच की बात कर लें तो उसमें शामिल साउथ कोरिया के दरमियान और यूक्रेन के दरमियान मैच खेला जाएगा। दोनों टीमें तीसरी बार वर्ल्ड कप में आमने सामने होंगी। और इसके साथ साथ जी पहले भी अगर आपको बता दें, तो इस मैच में जिस तरह से हम बता रहे हैं, पहले वो आप यूरोगोई का जिक्र करी थी, तो 2 मुकाबले ऑलरेडी वो अपने नाम कर चुके हैं। दे हैव ऑलरेडी वन 2 मैचेस। रात 9 बजे का हम आपको बता रहे हैं। कंटेनर से बना ये स्टेडियम है, जिसमें सुपरस्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो, और ये पूरी दुनिया में बहुत डिस्कस हो रही है, ये जो कंटेनर्स होते हैं उससे इसको बनाया गया है और बहुत ज्यादा डिस्कस हो रहा है ये। इसमें क्रिस्टियानो रोनाल्डो आज अपना जलवा दिखाएंगे, जो कि ट्विटर पर सबसे, इंस्टाग्राम के ऊपर सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले दुनिया के इंसान हैं। 500 मिलियन। अच्छा, हाँ, मैंने लास्ट टाइम 300 जी, और ये उन्होंने रिकॉर्ड ब्रेक किया है। दूसरी जानिब पुर्तगाली टीम घाना का मुकाबला करेगी, जैसा कि मैंने आपको बताया। ये रात 12 बजे इवेंट की जो हॉट फेवरेट है और सबसे ज्यादा चैंपियन रहने वाली ब्राजीलियन टीम है, वो मैदान में उतरेगी। दूसरी जानिब सर्बिया की टीम ब्राजीली टीम के खिलाफ मद्दे मुकाबिल होगी। और दोनों टीमें 2018 का जो वर्ल्ड कप है और 2014 का वर्ल्ड कप है, इसमें भी आमने सामने आ चुकी हैं। इन दोनों मैचेस के अंदर इससे पहले जो इन टीम्स के दरमियान खेले गए, ब्राजील हैज बीन द फाते, उन्होंने इन मैचेस को जीता था। और ब्राजील ऑब्वियसली टूर्नामेंट का भी फेवरेट है। और आपको बताएं कि टीम में टेक्निकली जितनी स्ट्रांग हो, जो फैन फॉलोइंग है, जो फॉलोशिप है, वो अर्जेंटीना से भी ज्यादा मुझे लगता है ब्राजील की टीम की है। सो फैन फॉलोइंग, मुझे तो चूंकि आई एम नॉट अ फुटबॉल बट स्टिल इमरान मुझे कल सजेस्ट करे थे कि आप एक मैच गौर से देख लें, आप फैन हो जाएंगी। वैसे डेफिनेटली आई शुड वॉच इट। चलिए जनाब, फुटबॉल के ऊपर हम बात करते रहेंगे और साथ साथ हम ऑब्वियसली अपने हीरोज को भी याद करते रहते हैं। पाकिस्तानी खवातीन की बात करें तो दीगर शोबों की पाक अफवाज में भी इन्होंने शमूलियत इख्तियार करके अपना लोहा मनवाया है और साबित किया है कि वो किसी से कम नहीं है। वतन अजीज की एक ऐसी ही बेटी मरियम मुख्तार की हम बात करें, जिनकी 7वीं बरसी आज मनाई जा रही है। मरियम मुख्तार को पाकिस्तान की पहली खातून फाइटर पायलट होने का एजाज भी हासिल है और उनका ताल्लुक एक फौजी घराने से था। यही वजह थी कि वो बचपन से ही मरियम के दिल में ये तमन्ना थी कि वो फौज में जाकर दिफाए वतन का अजीमुश्शान फरीजा सर अंजाम दें। तवील मेहनत और जदोजहद के बाद उनकी मेहनत रंग लाई और 2014 में वो पाक फजाइया से बतौर फाइटर पायलट मुंसलिक हो गई। 24 नवंबर 2015 की सुबह मरियम अपने इंस्ट्रक्टर साकिब अब्बासी के साथ मामूल की मशक पर रवाना हुई। जब वो मियाँ वाली के करीब परवास करी थी तो अचानक जेट के इंजन में आग लग गई और मरियम मुख्तार और उनके इंस्ट्रक्टर उस वक्त जेट से छलांग लगाकर अपनी जान बचा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वजह यह थी कि उस वक्त आबादी के ऊपर से गुजर रहे थे, परवास कर रहे थे और वो अपने हम वतनों को हर किस्म के जानी और माली नुकसान से बचाना चाहते थे। इसी नाम में आग ने पूरे जहाज को अपनी लपेट में लिया, जिसकी वजह से मरियम मुख्तार और उनके इंस्ट्रक्टर ने छलांग लगाई और साथ साथ साकिब अब्बासी इसी वाक़े में शदीद जख्मी हो गए, लेकिन मरियम मुख्तार ने जाम शहादत नोश किया। उनकी बहादुरी, शुजात और एहसास जिम्मेदारी के सबब उन्हें तमगा बसालत से नवाजा गया। मरियम मुख्तार आज भी हम में मौजूद हैं। वैसे तो कहते हैं ना, आज भी हम में मौजूद हैं, क्योंकि शहीदों के हवाले से कुरान ये कहता है कि उन्हें मुर्दा ना कहो, वो जिंदा हैं, लेकिन तुम्हें खबर नहीं। फिजिकली यस, मरियम इज़ नॉट हियर, हम में मौजूद नहीं, लेकिन अहले वतन के दिलों में मरियम शहीद आज भी जिंदा हैं। और ये वो शहादत है अरमला जिसने मुझे बहुत ज़्यादा मुतासिर किया था, लेकिन आज भी हम उन पर फ़ख्र कर सकते हैं। सो मरियम मुख्तार को हम याद कर रहे थे। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर।
ब्रिलियंट। मीट बिलाल साबिर जी, ये फ्लूट प्लेयर हैं, आपको इतना तो पता चल ही गया होगा। पिछले 14 साल से तकरीबन फ्लूट बजा रहे हैं प्रोफेशनली। बहुत सारे बैनुल-अक़वामी दौरे कर चुके हैं मुख्तलिफ ममालिक में, जिसमें चीन, भारत, उज़्बेकिस्तान और दीगर कुछ ममालिक शामिल हैं। वहाँ पे परफॉर्म कर चुके हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के जो बड़े फोक आर्टिस्ट हैं, हामिद अली खान साहब हैं, रागा बॉयज़ हैं पटियाला घराने के, सनम आरवी हैं, साईं ज़हूर साहब हैं, यस, उनके साथ परफॉर्म कर चुके हैं। और लाहौर के अंदर और लाहौर से बाहर भी पाकिस्तान में परफॉर्म करते रहते हैं। यंग टैलेंट हैं, तो हमने कहा कि ज़रा इनको बुलाया जाए और आज अलसुब इनके साजीने के हवाले से भी, इनके इंस्ट्रूमेंट के हवाले से भी इनसे बात हो और फिर कुछ मौसीकी के हवाले से भी इनसे बात हो। सो बिलाल इज़विदास। बिल्कुल बिलाल, आपको खुश आमदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो अपने इस म्यूजिक, ये जो इंस्ट्रूमेंट आपने बजाना शुरू किया बांसुरी, अब 14 साल जैसे इमरान ने भी मेंशन किया, शौक कैसे हुआ, किसको देखा, किसको सुना? इसकी आवाज़ में अट्रैक्शन है, मुझे बड़ी अट्रैक्ट करती रही है, तो मैंने सोचा कि इसको सीखा जाए। तो सीखते सीखते ये कब ये प्रोफेशन बन गया, मेरी लाइफ का पार्ट बन गया, मुझे कोई आइडिया नहीं। आपकी फैमिली में कोई नहीं बजाता? अच्छा, ये बड़ी तो दिलचस्प आपको बात सुनकर शौक हुआ? सुन के शौक हुआ जी, ऐसे ही। अच्छा, और कोई याद है अवाइल में कौन सी ऐसी धुन थी जो ज्यादा इंस्पायर करती थी? बस इसकी आवाज़ में अट्रैक्शन है, ये मुझे वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करती रही है। अच्छा, ठीक है। जिसकी वजह से मैं इससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ और मैंने फिर कहा कि मैंने इसको सीखना है। आप कोई रांझे तो नहीं रहे पहले? नहीं रांझे और किसी हीर के लिए बजाते हुए? नहीं, ऐसा खेतों में जाते हुए हो सकता है ना? अच्छा, यहाँ पे बहुत सारी बांसुरी अपने आगे रखी हुई है, ये बताएं, ये मुख्तलिफ तरह की होती है? हाँ जी, ये मुख्तलिफ इनके स्केल्स हैं, कोई हाई पिच है, कोई लो पिच है। तो ये एक धुन के बीच में बजाते हुए यू कैन यू चेंज? यस, ऑफ कोर्स आई चेंज, क्योंकि जितने भी सिंगर्स हैं, जितनी भी मेलोडीज हैं, उसकी कुछ वेरिएशंस हैं। कोई सी नोट से है तो कोई बी नोट से है, तो उसके अकॉर्डिंगली ये डिजाइन हुई है। अच्छा, तो थोड़ा सा अगर आप मुख्तलिफ एक दो हमें बताएं कि कौन सी वाली हाई पिच? ये देखें, ये हाई पिच है, ये बिल्कुल छोटी है। अच्छा, ये छोटी वाली हाई पिच के लिए होती है। ओके, राग पहाड़ी। यस, वाओ, वैसे अब ये थोड़ा सा बेसी टोन होगा। वेरी नाइस, थैंक यू, बहुत खूबसूरत, जबरदस्त। तो अच्छा, एक तो वैसे ही ये जो कुदरती जो साजीने हैं ना, जो लकड़ी से बनते हैं या इस तरह से, उनकी जो आवाज़ के अंदर एक, चाहे वो हम रुबाब अक्सर सुनते हैं या फ्लूट हम सुनते हैं, दे अट्रैक्ट अ लॉट। प्रोफेशनली इसको अपनाने का कैसा बिलाल तजर्बा रहा? बहुत अच्छा रहा। प्रोफेशनली ठीक है जी, एज अ प्रोफेशन ठीक है? जी, बिल्कुल ठीक है। हमारी एक बाकायदा म्यूजिक इंडस्ट्री है जिसमें इसका एक खास पार्ट है। बहुत सारे OSTs में आप ड्रामास देखते हैं, उसके बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। कोई अगर डायलॉग डिलीवरी है तो पीछे से फ्लूट का वो उसको मुकम्मल कर रहा होता है, उसके पूरे उसके डायलॉग को। तो इसका बड़ा एक अहम तो बिलाल कुछ सुना दे हमें। जी, मैं आपको एक सूफी कलाम सुनाऊंगा, तेरे इश्क नचाया। हाँ, वाह जी वाह।
इस धुन को सुन के हमारे कंट्रोल रूम में कुछ लोग जज्बाती हो गए, साथ साथ गा रहे थे आपके। आप तक आवाज़ नहीं आ रही थी, हम तक आ रही नहीं है। ब्रिलियंट, बहुत मज़ा। और सूफियाना किसी भी कलाम के साथ बहुत ही अच्छा इसका जैसे कहते हैं ना कि कोलैबोरेशन बनती है। इंस्पायर किससे है वैसे फ्लूट बजाने? मेरे टीचर हैं बाकिर अब्बास भाई से आप जी ज़्यादा जी हैं। वो तो एक आइकॉनिक हैसियत रखते हैं। और कहाँ की ख्वाहिश है बिलाल, किधर परफॉर्म करने की, किस आर्टिस्ट के साथ परफॉर्म करने की? मेरी है सभी आर्टिस्टों के साथ जो बने। टाइम हमारा तकरीबन खत्म हो गया, 30-40 सेकंड्स हैं, कुछ और इन दी एंड सुना दें आपके शुक्रिया के साथ हम अपने नाम। जी चले, मैं एक सूफी ही आपको दोबारा से सुनाऊंगा। जरूर जरूर जरूर। फैशन पाकिस्तान लाउंज की एक तकरीब हुई। ये 2 रोज़ा एग्जीबिशन है, इसका इनेकाद किया गया। आज के फैशन और फन में निम्रा वहाँ पे गई हैं, आपको दिखा रही है। इससे पहले कि निम्रा आपको ये सेगमेंट दिखाएं, हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। कल मिलेंगे इंशाल्लाह। स्टे ट्यून्ड। नाज़रीन, मैं हूं निमा नासिर। जैसे कि आपको पता है कि शादियां और सर्दियां दोनों इकट्ठे आ गई हैं। अगर आप भी मेरी तरह परेशान हैं कि आप इस दफ़ा शादी में क्या पहनने वाले हैं, तो नो वरीज, आई हैव अ सोल्यूशन फॉर यू। आज मैं आई हूँ फैशन पाकिस्तान लाउंज, जहाँ 90+ डिजाइनर्स ने अपने प्रोडक्ट शोकेस किए, जिसमें ना सिर्फ कपड़े, ज्वेलरी, बैग, जूते सब आने वाले हैं। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, उनसे बातें करूंगी, पूछूंगी किस तरह से उन्होंने कपड़े बनाए, क्या इंस्पिरेशन थी, सब कुछ पूछने वाले हैं। गाइज, आई एम वेरी एक्साइटेड, लेट्स कम विद मी। क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। हमारी बेसिकली ये विंटर कलेक्शन है। इसमें अब हमारे पास डिफरेंट फैब्रिक्स हैं, पश्मीना भी है और वेलवेट्स भी हैं और सिल्क्स भी हैं। अच्छा अच्छा, तो ये आपकी विंटर कलेक्शन है। ये वाला अब आप देख रहे हैं, काफ़ी डिज़ाइनर्स ने आजकल जैसे शॉल कुर्ताज और पश्मीना किए हुए हैं। हमने थोड़ी सी इसमें फ्यूजन ऐड करने की कोशिश की है। जी, हमने ट्राई किया कि थोड़ा सा मॉडर्न हो, टिपिकल ना हो, तो हमने इसमें एम्ब्रॉयडरी डाली, फिर सिल्क बटन्स और फिर प्रिंटेड फैब्रिक डिटेल्स में डाला है। तो बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच। वेलकम। इनसे बात करके बहुत मजा आया। अब हम फॉर्मल कपड़ों की तरफ चलते हैं, लेट्स गो। फकत मासूमा हसन की कलेक्शन पे आई हुई, इनके कपड़े मुझे बहुत खूबसूरत लगे हैं। लॉन्ग मैक्सी है जो मैं रात के टाइम पे पहन सकती हूँ किसी भी इवेंट के ऊपर। इसके ऊपर शीशे का काम हुआ है सारा, बहुत ज़्यादा खूबसूरत काम है इसका। इसके नीचे मैं किसी भी तरह की कैन पहन के इसको स्टाइल कर सकती हूँ। अच्छी बात यह है कि सिर्फ ये एक ड्रेस है और आपने एक कपड़े पहने और यू आर गुड टू गो। तो आई लव इट, आई लव इट। इसका काम भी बहुत खूबसूरत है और ये रॉ सिल्क है, तो आई लव इट, आई लव दिस कलर एज वेल। नाज़रीन, इस वक्त हम मलूक पे हैं और ये शॉल मुझे बहुत खूबसूरत लगी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। ये शॉल बहुत प्यारी है, बहुत खूबसूरत है। थैंक यू। तो ये किस तरह से बनी है? तो बहुत मेहनत हुई होगी ना इसके ऊपर? तो जी, इस पे पहले एम्ब्रॉयडरी हुई है थ्रेड की, उसके बाद सारा स्टोन वर्क हुआ है और और आप किस तरह से मुझे बताएं, मैं किस तरह से इसको स्टाइल कर सकती हूँ? So basically- मैं पहन लूँगी, लेकिन इसके नीचे क्या पहन? बेसिकली इट्स अप टू यू। और ये आप चाहे तो ऐसे भी ले सकती है, जस्ट वन पीस, और अगर चाहे तो आप इसको इसके साथ अपना। अच्छा, तो ये क्या लगा हुआ है? क्रिस्टल्स हैं, इसमें दबका नक्शी का काम है। ये सब हाथ का काम? जी, सब हाथ का काम। थैंक यू। यहाँ एतजाज़ी कलेक्शन पे और इनके पास कैजुअल्स और सेमी फॉर्मल्स में बहुत खूबसूरत कलेक्शन है। चले इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक। आपकी कलेक्शन बहुत खूबसूरत है। थैंक यू सो मच। जी बिल्कुल। ऑनेस्टली वाओ, बहुत खूबसूरत है। तो ये कौन सा स्टफ है? ये क्या ये कॉटनेट, प्योर कॉटनेट पे ये बना हुआ है। एम्ब्रॉयडर्ड, फुल एम्ब्रॉयडर्ड शर्ट है और फुली एम्ब्रॉयडर्ड ऑर्गेन्जा दुपट्टा है इसका। तो हम इनको किस तरह से स्टाइल कर सकते हैं? हम इनको इवनिंग वेयर में पहन सकते हैं, किसी पार्टी में पहन सकते हैं, बर्थडे पार्टी में पहन सकते हैं, किसी डिनर में पहनना हो, फ्रेंड्स के साथ नाइट आउट्स पे। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी बिल्कुल। अच्छा, मुझे कुछ कैजुअल में दिखाएं अपने। कैजुअल में जैसे ये हमारे प्लेन 2 पीसेस हैं। ये भी बहुत ट्रेंड में है, कलर भी बहुत। ये प्लेट्स इस पे बहुत प्यारे लग रहे हैं, बहुत प्यारे हैं। फिर थोड़ी बहुत डिटेलिंग और प्लेन
इसके साथ आज Two piece है ये 2 पीस है। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आई लव योर कलेक्शन, आपकी कलेक्शन बहुत अच्छी है। Thank आपके you पास so much. अच्छा, सब में से सबसे डिफरेंट आपकी कलेक्शन है, इसलिए मैं आपके पास ये बहुत अच्छा लग रहा है। सो बेसिकली हमारा फ्यूजन के ऊपर है, हम वेस्टर्न एंड ईस्टर्न को फ्यूज़ कर रहे हैं ताकि क्योंकि हम पाकिस्तानी आवाम को केटर कर रहे हैं तो हमने उसके अंदर उनको ईस्टर्न एंड वेस्टर्न का मिक्स दिया है। सो बेसिकली इसके अंदर दिस इज़ अ लॉन्ग कोट जिसके साथ हमने ये मल्टी कलर का फ्यूजन किया है ताकि ये फंकी भी लगे एंड ये शलवार कमीज़ एंड ये जो है वेस्टर्न ड्रेसेस के साथ भी पहना चाहिए। आपने इसमें ईस्टर्न चंक भी डाल दिया और वेस्टर्न भी आ गया, वेरी प्रिटी। इसको हम लोग शलवार के साथ भी स्टाइल कर सकते हैं। डेफिनेटली आप सॉलिड्स नीचे कैरी कर सकते हैं बिकॉज सॉलिड्स का फैशन है एंड देन यू कैन वेयर दिस ओवर। अच्छा, मुझे आपका एक ये टॉप भी बहुत प्यारा लग रहा है, मुझे इसका बताएं कुछ। सो बेसिकली ये ड्रेप टॉप है जो कि हम जो जिस तरह दुपट्टा ड्रेप करते हैं वैसे ही हमने एक टॉप को उस तरह ड्रेप कर दिया है। सो हमारा वी नेक लाइन है एंड देन ये एक ड्रेप यहाँ से जा रहा है और आप इसको बेल्ट के साथ भी पहन सकते हैं ताकि आप इसकी फिटिंग करवा सकें। इस साथ हम प्लाजो पहन सकते हैं, पहन सकते हैं एंड हमने इसको पेयर वाइट पैंट्स के साथ किया बिकॉज एक टिपिकल होता है ब्लैक के साथ कैरी करना, तो लेट्स गो फॉर वाइट समथिंग न्यू। वाइट पैंट्स यू हैव? या शो सो ये हमारी वाइट पैंट्स हैं जो बेसिकली फ्लैप्स हैं। अगेन ये एक टिपिकल चीज़ नहीं है, वाइट सिंपल पैंट्स नहीं है, ये फ्लैप का डिज़ाइन आज तक किसी ने कैरी नहीं किया। मैंने भी कभी डिज़ाइन देखा इसलिए। सो या तो हमने इसको ओवरलैप उसके साथ किया और ये देखें अगर आप इसके साथ पेयर करें तो ये टिपिकल ब्लैक से हट के कुछ है पर्पल एंड वाइट का कॉम्बिनेशन। सो ये हमारा है कि हम ज़रा वेस्टर्न को ईस्टर्न के साथ दें ताकि आजकल के पाकिस्तानी अवाम भी उसको पहन सकें। थैंक यू सो मच। नो प्रॉब्लम। जी तो नाज़रीन, ये तो हो गए कपड़े, हमने देखे ब्राइडल वेयर, सेमी फॉर्मल, कैजुअल, सब कपड़े हम देख चुके हैं। अब कुछ मिसिंग है। जी हाँ, ज्वेलरी। अब ज्वेलरी की तरफ चलते हैं, लेट्स गो। कपड़े देखने के बाद इस ज्वेलरी की तरफ देखे तो मैं यहीं पे स्टक होके रह गई हूँ। ये सारी ज्वेलरी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, आपको दिखाती हूँ। नीचे बीड्स कितने खूबसूरत है। अगर आपके पास कोई ग्रीन कलर का आउटफिट आप उसके साथ पहन सकते हैं, बहुत अच्छे लगेंगे। ये बहुत खूबसूरत है। I wanna wear this. You know my love for fashion and this place was heaven for me. यहाँ मैंने आगे बहुत कुछ सीखा, सर्दियों में किस तरह कपड़े कैरी कर सकते हैं, आजकल क्या ट्रेंड में है। मेरी बहन की शादी आ रही है, मुझे पता है कि मुझे कहाँ जाना है और क्या खरीदना है। तो अगर आपकी फैमिली में कोई शादी आ रही है, you know where to go. तो आजकल का ये सारा सेगमेंट था हमारा और मुझे बहुत मज़ा आया, सब कुछ हमने बहुत एंजॉय किया। आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह अगले सेगमेंट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।